Hello student, I Krunal Parmar. Today I start a second lecture of class 9, subject science, chapter number 9, force and laws of motion. In lecture number 1, we discuss about a concept of force, a concept of motion and the different concept of motion given by different scientists. Now move further. The next very much important concept about the motion is Newton's law of motion. Newton gave three main major law of motion: Newton's first law of motion, Newton's second law of motion and Newton's third law of motion. So start with first law of motion. How can we define Newton's first law? Its state is like that: an object remain in a state of rest or in uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by any applied force. Means what? अगर कोई ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नली फोर्स नहीं लगता है तो वो ऑब्जेक्ट अपनी जो पोजीशन है, अपनी जो कंडीशन है, वो चेंज नहीं करेगा. तो ये न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो किसकी डेफिनेशन दे रहा है? इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया. न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो इनर्शिया की डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहा है. अभी जो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो जो गैलीलियो ने मोशन का कॉन्सेप्ट दिया था उसके बेस पे न्यूटन ने उसको रिटन फॉर्म दिया. तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो इनर्शिया को इंडिकेट कर रहा है. इनर्शिया मतलब क्या? हाउ कैन वी डिफाइन दिस इनर्शिया? द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया. तो ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल टेंडेंसी है कि वो अगर रेस्ट है तो वो रेस्ट ही रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहने की ट्राई करेगा. तो ऑब्जेक्ट की जो ये नेचुरल टेंडेंसी है तो उसको हम इनर्शिया बोलेंगे. फॉर एग्जांपल, जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट पे तो वो अपनी कंडीशन चेंज नहीं करेगा. वो रेस्ट है तो वो रेस्ट में ही रहेगा. तो ये जो ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी है उसको हम इनर्शिया बोलेंगे. जब तक कोई, फॉर एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट कोई यूनिफॉर्म मोशन में है, जब तक हम उस पर एक्सटर्नली फोर्स या कुछ फोर्स हम नहीं लगाते तब तक वो मोशन में ही रहेगा. तो ये जो नेचुरल टेंडेंसी है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा. तो ये नेचुरल टेंडेंसी है, उसको हम इनर्शिया बोलेंगे. दिस इज़ वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया. इट इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही हम कॉमनली लॉ ऑफ इनर्शिया बोलेंगे. उसको समझाने के लिए अभी मैंने यहाँ पे एक फिगर ली है. यहाँ पे फर्स्ट फिगर में देखो, एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक हार्ड पेज रखा है और हार्ड पेज के ऊपर एक कॉइन रखा है. जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये जो ग्लास है, जो हार्ड पेपर है और उस पर रखा हुआ कॉइन, वो रेस्ट का रेस्ट ही रहेगा. अगर 5 साल के बाद आप देखोगे उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो वो कॉइन, वो हार्ड पेपर और वो जो ग्लास की कंडीशन है, वो तीनों की जो कंडीशन है वो एज इट इज़ आपको मिलेगी. अगर यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है कि भाई फिंगर से फोर्स लगा रहा हूँ हार्ड पेपर पे तो ही वो कॉइन ग्लास में गिरेगा. मतलब कि
this is the tendency of an object to remain its own position. तो अभी यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगा है तभी वो कॉइन ग्लास में गिरा है, लेकिन जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा वो कॉइन वो हार्ड पेपर पे ही रहेगा. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया इज known as Newton's first law of motion. Now, for clear understanding of the inertia, I will give some example. First, if a striker hits a pile of coins on a carom board, the lowest coin moves out, and due to inertia of race, the other coins fall down. Okay, तो आप आपने कैरम खेला ही है. ओके, तो ये एक्सपीरियंस आपने किया है. सेकंड वन, इफ अ कॉइन प्लेस्ड ऑन अ प्लेइंग कार्ड ओवर अ टम्बलर इज फ्लिक्ड विद द फिंगर ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस, द कॉइन फॉल्स डाउन इनटू द टम्बलर. थर्ड, व्हेन वी ट्रैवल इन अ कार एंड द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक सडनली, वी टेंड टू फॉल फॉरवर्ड ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन. जब भी कोई फास्ट कार में सडनली ब्रेक अप्लाई होगी तो हम किस तरह झुकेंगे, हम आगे की ओर झुकेंगे. वी टेंड टू फॉल फॉरवर्ड ड्यू टू दिस इनर्शिया ऑफ मोशन. व्हेन वी स्टैंडिंग इन अ बस एंड द बस बिगिंस टू मूव सडनली, वी tend to fall backward direction because our feet in contact with the floor moves forward, but the upper part of the body continue to remain at rest due to the inertia of rest. तो यहाँ पे भी क्या कि जब भी बस स्टार्ट होगी, हम बस में खड़े हैं तो बस की डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है. हमारी जो ऑब्जेक्ट है, हमारी जो बॉडी है उसको आप ऑब्जेक्ट समझो, तो वो बॉडी आगे जाने से वो जो फोर्स लग रहा है आगे की ओर, उसको मेंटेन करके, मतलब कि बॉडी अपनी जो कंडीशन है वो चेंज नहीं होने दे रही, इसलिए हमारा जो अपर बॉडी का जो पार्ट है वो पीछे की डायरेक्शन में मूव करेगा. दैट्स वाई आवर बॉडी, जो हमारी जो बॉडी की जो कंडीशन है वो एज इट इज़ कंडीशन में रहने की ट्राई करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे इनर्शिया. Next concept is inertia and mass. There is a correlation between the inertia and mass. What is this? A body at rest continue to be at rest, and a body in motion continue to be in a motion. This property of body is called its inertia. We already discussed. The inertia of body is measured by the magnitude of force required to change the state of the body. The force required to change the state of a heavier body is more than the force required to change the state of lighter body. This because the mass of the heavier body is more than the mass of the lighter body. So the mass of body is measure of its inertia. ये डे टू डे लाइफ का एक्सपीरियंस है. अगर हमारे पास दो अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट है, एक है लेस मास का ऑब्जेक्ट लाइट वेट और दूसरा है हैवी मास का ऑब्जेक्ट हैवी वेट. अगर दोनों को हम पुश करेंगे तो जो लेस वेट का जो ऑब्जेक्ट है वो इजीली मूव हो जाएगा, लेकिन जो हैवी वेट का जो ऑब्जेक्ट है, हैवी वेट का जो बॉक्स है, उसको पुश करने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी. यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ी, मतलब हम बोल सकते हैं जो हैवियर वेट वाला ऑब्जेक्ट है उसका इनर्शिया ज़्यादा है और जो इजीली मूव हो जाएगा उसका इनर्शिया कम है. फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कैन से दैट जो बॉडी का वेट मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, जो बॉडी का मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा. So this is the relation between inertia and mass. Then next is the momentum of body.
द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम किसे बोलेंगे? मोमेंटम को रिप्रेजेंट इंडिकेट किया जाएगा P से। इट इज मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास इज इंडिकेटेड विथ स्मॉल m and velocity is indicated with v, where p is momentum of body, m is mass of body, v is the velocity of body। मोमेंटम क्या है? जब भी मास वेलोसिटी के साथ प्रोडक्ट में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा आपका मोमेंटम। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, इट्स वेलोसिटी इज 0 एंड सो इट्स मोमेंटम इज ऑल्सो कॉल्ड 0। अगर कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है? v इज इक्वल टू 0, तो हम p इज इक्वल टू mv में v की वैल्यू 0 रखेंगे तो p की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। डेट्स वाई वी कैन से डैट कि अगर कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी और उसकी मोमेंटम भी 0 होगी। द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, अभी मोमेंटम का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, और यू कैन से दैट केजी मीटर सेकंड रेज़ टू -1। तो मोमेंटम का जो एसआई यूनिट है वो है केजी मीटर पर सेकंड। अभी मोमेंटम है उसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। अ ट्रक moving at a very slow speed can kill a person standing in its path because of the heavy mass of truck। तो जितना मास का जो ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा, आइदर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उसकी जो मोमेंटम की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। P इज इक्वल टू एम वी है, यहाँ पे देखो P इज इक्वल टू एम वी है। अगर उसकी मास की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी तो भी उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, अगर उसकी वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो भी उसकी मोमेंटम ज़्यादा होगी। तो अगर एक ट्रक स्लो स्पीड से भी चल रही होगी तो भी वो आगे खड़े हुए इंसान को किल कर सकता है, मार सकता है, क्योंकि उसका हैवी वेट है, उसके हैवी वेट के कारण उसका मोमेंटम ज़्यादा है। सेकंड एग्जांपल, अ बुलेट ऑफ स्मॉल मास when fired from a gun can kill a person because of the large velocity of bullet। इसके लिए मैं एक थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। एक बुलेट है, मैं मेरे हाथ से किसी इंसान की ओर फेंकता हूँ, और सेकंड कंडीशन है वो बुलेट मैंने राइफल में अटैच कर दी और फिर मैं ये राइफल से वो बुलेट को किसी इंसान की ओर मारता हूँ। तो दोनों केस में क्या होगा? फर्स्ट केस जिसमें मैंने हाथ से बुलेट को फेंका तो जो इंजरीज होगी मैन को वो कम होगी, और अगर वही बुलेट में राइफल में अटैच करके मैं चलाऊंगा तो उससे वो इंसान की जान जाएगी। तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो अगर मैं इसकी बुलेट की मैंने क्या हाथ से मैं फेंकूंगा तो उसकी वेलोसिटी कम है, वही चीज़ मैं राइफल से चलाऊंगा तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। अगर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, अगर उसकी वेलोसिटी कम है तो उसका मोमेंटम कम होगा, क्योंकि दोनों केस में यहाँ पे मास तो सेम है, बुलेट का जो मास है वो दोनों केस में सेम है। हाथ से फेंकूंगा तो बुलेट की जो वेलोसिटी है वो कम है, राइफल से वही बुलेट में चलाऊंगा तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उस मास और वेलोसिटी मिल के मोमेंटम बनता है। ओके, तो वो ज़्यादा मोमेंटम होगी, उसके कारण वो इंसान की जान ले सकती है। ओके, सो द इम्पैक्ट ऑफ द बॉडी इज डिपेंड्स अपॉन इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम जो है, जो इम्पैक्ट है ओके बॉडी का, वो दो चीज़ पे डिपेंड करेगा, उसकी जो मास है और उसकी जो वेलोसिटी है। तो इसलिए हमने इक्वेशन क्या लिखा? P इज इक्वल टू mv। नाउ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अभी जो हमने मोमेंटम की बात की वो मोमेंटम यहाँ पे यूज होगा इन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
What is the statement of this Newton's second law of motion? The rate of change of momentum of an object is proportional to the applied force in the direction of force. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो अभी हमने मोमेंटम की बात की, तो यहाँ पे क्या है स्टेटमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टाइम के हिसाब से जो मोमेंटम में चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वो किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वही बात को हम मैथमेटिकली कैसे रख सकते हैं, उसको समझने के लिए पहले कंसिडर करेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ऑब्जेक्ट है उसका मास m है, इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ इनिशियल वेलोसिटी u, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो उसको हमने कंसिडर किया स्मॉल u, एंड इट्स एक्सीलरेटेड टू द वेलोसिटी v इन टाइम t बाय अप्लाइंग द फोर्स। उस पर हमने फोर्स लगा के उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज कर दी u से v तक कोई टाइम स्लॉट t में के दरमियान। तो इनिशियल मोमेंट p का हमको मालूम है, फॉर्मूला p क्या है, p इज इक्वल टू m इंटू v, mv। तो इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे क्या होगा, p1 मतलब इनिशियल मोमेंटम, पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी, u थी, मास तो m था, तो इनिशियल मोमेंट p1 कितना होगा, p1 इज इक्वल टू m इंटू u। फाइनल मोमेंटम यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है, स्मॉल v है, और मास एज इट इज m है, तो फाइनल मोमेंटम p2 क्या हो जाएगा, p2 इज इक्वल टू mv। नाउ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मीन्स p2 माइनस p1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे mv माइनस mu। mv माइनस mu में m इज कॉमन, दैट्स वाई वी कैन राइट डाउन m in bracket v minus u. That's why rate of change of momentum is equal to m in bracket v minus u divide by t। यहाँ पे डिवाइड अच्छे से नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या होगा, m in bracket v minus u divide by t। और the applied force, यहाँ पे applied force is proportional to, according to the Newton's second law, F is proportional to m in bracket v minus u divide by t, और you can say that F proportionality constant को दूर किया हमने इक्वल टू लिखने के लिए, F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे K यूज किया है, F इज इक्वल टू K m v माइनस यू बाई टी। लेकिन v माइनस यू बाई टी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस यू बाई टी चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिलेरेशन। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को एसिलेरेशन बोलेंगे, उसको डिनोट करेंगे स्मॉल a से। तो v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू यहाँ पे a है, तो ये वैल्यू को हम ये इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी f इज इक्वल टू k m a, where k is a constant of proportionality, और we can say that f is equal to ma। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, f इज इक्वल टू ma। न्यूटन सेकंड लॉ से हमको क्या डिराइव होता है, f इज इक्वल टू m इंटू a। द SI यूनिट ऑफ दिस ऑफ मास इज kg and acceleration is meter per second square or meter second raised to minus 2, so that unit of force is kg meter per second square, और kg meter per second square को ही हम क्या बोलेंगे, ये याद रखना है, इट इज़ अ न्यूटन, और न्यूटन का जो सिंबल है वो क्या है, कैपिटल N। तो ये जो पूरी जो थियरी है वो है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमको क्या आउटकम मिला, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमको आउटकम मिला F इज इक्वल टू ma, और जो ऐसा यूनिट है फोर्स का वो है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको न्यूटन बोलेंगे, और उसका जो नोटेशन है वो कैपिटल N होता है। नेक्स्ट मूव फर्दर इन द सेम थियरीज ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
तो उसका जो स्टेटमेंट है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। मीन्स व्हाट? एक्सटर्नल फोर्स को हम बोल सकते हैं एफ। जो एक्सटर्नल फोर्स एफ कोई बॉडी पे लग रहा है वो किन दोनों चीज़ का प्रोडक्ट है? एम और ए का। एम मतलब क्या? मास, एंड ए मतलब एक्सेलरेशन। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट दैट एक्सटर्नल फोर्स एफ acting on a body is equal to the product of mass m and acceleration of the body a. Thus Newton's second law of motion gives magnitude of this force. यहाँ पे जो फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अभी वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे? जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी वैल्यू भी चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी चाहिए, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो जो फोर्स है यहाँ पे, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वो किस पे डिपेंड करेगा? एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लगेगा। ये आपको याद रखना है। यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू यूनिट ऑफ मास इंटू यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? 1 न्यूटन। यूनिट ऑफ मास क्या है? 1 kg। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यू कैन राइट देन 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यूनिट ऑफ फोर्स इज नेम इन मेमोरी ऑफ आइजैक न्यूटन। तो ये फोर्स का जो यूनिट है उसको न्यूटन के नेम से, कैपिटल एन न्यूटन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। 1 न्यूटन फोर्स कैन बी डिफाइंड एज। अभी 1 न्यूटन फोर्स हम किसको बोलेंगे? जो फोर्स हम लगा रहे वो 1 न्यूटन है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो उसकी एक क्लियर डेफिनेशन है कि किसे हम 1 न्यूटन फोर्स बोल सकते हैं। द फोर्स विच कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज कॉल्ड 1 न्यूटन फोर्स। जो हम फोर्स लगा रहे वो बॉडी में कितना एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 kg मास वाली बॉडी में जनरेट कर रहा है, तो उसको हम 1 न्यूटन फोर्स बोल सकते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS, अभी हमने SI में देखा उसका यूनिट है न्यूटन, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी CGS उसका जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर ग्राम। उसका जो CGS यूनिट है वो क्या है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसको ही हम बोलेंगे डाइन। ओके, तो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर का ही नाम क्या है? डाइन। द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन कैन बी, तो यहाँ पे न्यूटन उसका जो बड़ा यूनिट है और डाइन उसका छोटा यूनिट है, तो 1 न्यूटन और 1 डाइन के बीच में क्या रिलेशन होगा वो हम डिराइव करते हैं। तो 1 न्यूटन वी कैन राइट इट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 kg मतलब उसको हम लिख सकते हैं, बड़ा यूनिट को छोटा यूनिट में लिखेंगे। 1 kg मतलब 1000 ग्राम। ओके, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर का डिनोमीटर में सेकंड स्क्वायर है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कितना होगा? 10⁵ ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू, वी कैन राइट दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ। पहला जो न्यूटन का लॉ है वो फोर्स की डेफिनेशन देता है। ओके, और सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ के बीच में कंसिस्टेंसी है। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी कैपिटल F इज इक्वल टू 0, ओके, एज फॉर F इज इक्वल टू ma, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 0। जब कोई ऑब्जेक्ट बॉडी पे 0 फोर्स लगेगा तो हम बोल सकते हैं उसमें जो एक्सेलरेशन है वो भी कितना होगा? वो भी 0 ही होगा। इफ अ बॉडी इज स्टेशनरी, अभी ये
न्यूटन सेकंड लॉ के अलग अलग केसेस है। अगर बॉडी स्टेशनरी है, इफ अ बॉडी स्टेशनरी और इट इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0। Thus, unless external force act on a body, it maintain in stationary state or state of motion, which is Newton's first law of motion। तो जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में डिस्कशन किया था, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक जो बॉडी है वो रेस्ट कंडीशन में है तो रेस्ट रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी। हियर वन थिंग यू शुड बी रिमेंबर दैट in the study of motion, stationary state of body or state of motion with constant velocity are considered to be a equivalent। So, in this lecture, we discuss Newton's first law, the concept of momentum, and from this concept of momentum, we discuss Newton's second law and mathematical formulation of this Newton's second law। I hope you can understand this thing very well, and the further next concept of physics we will discuss in the next lecture। Thank you very much।